सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। राम राम। तो आइए शुरू करते हैं। कल जो हमने गुप्त काल के बारे में जो तथ्य देखे थे उनमें हमारा लास्ट जो पॉइंट था वो था ग्रामीण प्रशासन। ठीक है? तो ग्रामीण प्रशासन तक हमने पहले देखा केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर जिला प्रशासन और फिर ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन। कि राजस्व प्रशासन कैसा था तो आइए शुरू करते हैं। गुप्तों का राजस्व प्रशासन। गुप्तों का राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन की बात हम करें तो गुप्त काल का आय का जो प्रमुख जो स्रोत होता था, जो स्रोत था वो था भूमि कर। भूमि से जो कर लिया जाता था वो गुप्त काल में राजस्व का या गुप्त काल का आय का प्रमुख क्या था, स्रोत था। ठीक है, जो आय का 1/6 वसूला जाता। ठीक है, किसका सर्वोच्च अधिकारी? राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। तो राजस्व प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे ध्रुवाधिकरण नाम था। उस जो अधिकारी था उसको ध्रुवाधिकरण बोला जाता था। ठीक है, और एक न्यायाधिकरण था जो राजस्व से संबंधित क्या देखता था, विवादों का निपटारा करता था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो गुप्तों का राजस्व प्रशासन। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त काल में आय का स्रोत था वही भूमि कर। भूमि कर। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त काल में आय का स्रोत क्या था, भूमि कर। ठीक है, फिर भूमि कर कितना होता था? तो जो आय है, जो आय का कितना था, 1/6। ठीक है, यानी कि 6 में से एक भाग। ठीक है, ये कर के रूप में लिया जाता था गुप्तों के द्वारा। ठीक है, वसूला जाता था। ठीक है, अब ये बात आ जाए कि राजस्व प्रशासन में कोई अधिकारी भी था। तो राजस्व प्रशासन का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो था उसे ध्रुवाधिकरण नाम था। तो सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी का क्या नाम था, ध्रुवाधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या कोई न्यायालय भी था इससे संबंधित, राजस्व से संबंधित? कि अगर राजस्व का कोई मामला आ जाए तो उसको निपटाने के लिए, उन विवादों को सुलझाने के लिए क्या कोई न्यायालय या न्यायाधीश भी था? हाँ, एक न्यायाधिकरण भी था। एक जैसे ध्रुवाधिकरण जो राजस्व से संबंधित है, वैसे ही राजस्व न्यायालयों, राजस्व विवाद को निपटाने के लिए कौन सा अधिकारी होता था? उसका नाम नाम था एक न्यायाधिकरण, अधिकरण अधिकारी, जो राजस्व संबंधी, राजस्व से संबंधित क्या करता था, विवादों को
निपटारा करता था। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन देख लिया। गुप्त काल का जो राजस्व प्रशासन था, उसमें आय का मुख्य स्रोत क्या था? गुप्तों का भूमिकर था। भूमिकर कितना? 1/6। ठीक है। और राजस्व से संबंधित अधिकारी था जिसको बोला जाता था ध्रुवाधिकारी। ठीक है। और राजस्व संबंधी जो विवाद होते थे उनको सुलझाने के लिए भी एक अधिकारी होता था, न्यायाधिकरण जिसका नाम, जिसको क्या बोला जाता था? न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये देखा हमने गुप्त काल का राजस्व राजस्व प्रशासन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम गुप्त काल में न्यायिक प्रशासन की बात, कि न्याय कैसे होता था, न्याय के बारे में कौन कौन अधिकारी था। ठीक है, तो गुप्त काल में न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। ठीक है, तो गुप्त काल की न्याय प्रशासन की जानकारी हमको कहां से मिलती है भाई? सबसे पहले तो नारद मुनि स्मृति व बृहस्पति स्मृति से हमें पता चलता है किसके बारे में, कि गुप्त काल में न्याय प्रशासन कैसा था। ठीक है, इस समय गुप्त काल में दीवानी मामले व फौजदारी कानून को अलग अलग परिभाषित कर दिया गया। ठीक है, गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। गुप्त काल में कठोर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। ये जानकारियां हमको कहां से मिलती हैं? ये जानकारियां नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति से हमको मिलती। ठीक है, तो प्रशासन के न्यायिक प्रशासन के बारे में जानकारी, जानकारियां हमको कहां से मिलती हैं? जो जानकारियां भी मिलती हैं वो नारद स्मृति पुस्तक है ये, वह बृहस्पति स्मृति, इनसे हमें गुप्त काल के प्रशासन की जानकारियां मिलती। ठीक है, इस समय न्यायिक, इस समय दीवानी व फौजदारी कानून को अलग अलग कर दिया गया था। कर दिया गया था। ठीक है, दीवानी, फौजदारी, आपराधिक और दीवानी सिविल। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था उस समय? जो आज भी यही परंपरा चली आ रही है, तो उस समय यानी कि गुप्त काल के बारे में ही पहले ही सोच गए थे वो। ठीक है, दीवानी और फौजदार मामलों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, परिभाषित कर दिया। ठीक है, गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वो राजा होता। न्याय का न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था भाई? राजा था। ठीक है, तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था भाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन आ गया? राजा। ठीक है, और गुप्त काल में कठोर दंड का प्रावधान नहीं था। तो न्याय स्वरूप कैसा था? कठोर दंड का प्रावधान नहीं था। कठोर दंड का प्रावधान नहीं था। ठीक है,
तो यह था गुप्त काल का प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा, फौजदारी व दीवानी कानूनों को अलग अलग परिभाषित कर दिया था। नारद स्मृति व बृहस्पति पुराण में इन सब जानकारियों का वर्णन गुप्त काल के बाद। अब देखते हैं गुप्त काल का सैन्य प्रशासन। सेना जो थी वो कैसी कैसी थी और उनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता। गुप्त काल में सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन कैसा था? ठीक है, पहले तो ये बात है कि एक राजा जो है, राजा को सेना की आवश्यकता होनी चाहिए। राजा न्यायप्रिय होना चाहिए, न्याय भी करने वाला होना चाहिए, और धन यानी कि राजस्व की भी व्यवस्था राजा के पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी के दौरान हम जो गुप्त काल में सैन्य प्रशासन की बात करते हैं, सैन्य प्रशासन में कौन। ठीक है, आइए शुरू करें सैन्य प्रशासन। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो जो महासेनापति होता, और इसको महाबलाधिकृत नाम दिया गया भाई। जो महासेना अधिकारी होता था, सेना का जो अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे उस समय, महाबलाधिकृत। और महाबलाधिकृत यानी कि वर्तमान में महासेनापति। ठीक है, सेना के 3 प्रकार थे वो उस समय गुप्त काल में। कौन कौन से? पैदल सेना, अश्व सेना व गज सेना। ठीक है, तीनों की तीनों थल सेना थी, 3 प्रकार। ये लिखते हैं गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या नाम था? महाबलाधिकृत या महासेनापति, ये नाम था। ठीक है, और सेना जो थी, सेना के 3 प्रकार थे। सेना के 3 प्रकार थे भाई गुप्त काल में। अश्व सेना यानी कि घोड़ों के ऊपर जो सैनिक थे, सेना। पैदल सेना, जो सैनिक पैदल जाते थे। और जो तीसरी जो सेना थी वो थी गज सेना, यानी कि जो सैनिक हाथियों पर जाते। ये 3 प्रकार थे उस समय सेना। ठीक। तो हमने न्यायिक प्रशासन देखा, सैन्य प्रशासन देखा, और क्या देखा? राजस्व प्रशासन देखा गुप्त काल। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन समाज कैसा। ठीक है, तो गुप्तकालीन समाज के बारे में जो तथ्य हैं वो देखते हैं। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज कैसा। तो समाज में देखेंगे तो समाज में हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे परिवार। परिवार कैसे होते हैं। फिर देखेंगे परिवार के बाद वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या वहां पे थी गुप्त काल में। ठीक है, फिर देखेंगे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता।
ठीक है। फिर देखेंगे स्त्रियों की दशा कि गुप्त काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा। फिर देखेंगे हम दासों की स्थिति, तो दास जो थे उनकी स्थिति कैसी थी, दासों की स्थिति। और जो फिर जो देखेंगे हम, वो देखेंगे रहन सहन कि गुप्त काल में लोगों का जो रहन सहन जो था वो कैसा, रहन सहन, खान पान, वह शिक्षा कि क्या उस समय शिक्षा होती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की कि गुप्त काल में परिवार कैसे होते। परिवार की जब हम बात करते हैं तो परिवार समाज का क्या होता था, मुख्य आधार। उस गुप्त काल में परिवार की स्थिति, तो परिवार उस समय समाज का मुख्य आधार था। परिवार का मुखिया कौन होता था, भी पुरुष होता था, जिसे पितृ प्रधान परिवार था इस समय। ठीक है। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, परिवार सुखी व समृद्ध। ठीक है। तो आइए पॉइंट डालते हैं, नंबर एक है। ठीक है। समाज, परिवार सम, समाज का मुख्य आधार था, मुख्य आधार। ठीक है। पॉइंट नंबर दो, परिवार का मुखिया कौन होता था, पुरुष होता था, इसलिए बोला जाता है कि पितृ प्रधान परिवार। परिवार का मुखिया, क्या कौन होता था, पुरुष। तो पितृ प्रधान, पितृ प्रधान परिवार। ठीक है। पॉइंट नंबर तीन देखते हैं, संयुक्त परिवार था भाई, यानी कि जो परिवार जो था उसमें सभी मिलजुल के रह रहे थे, यानी कि सात सदस्य हैं जो साथ के साथ एक ही घर में रह रहे हैं, मिल के रह रहे हैं। ठीक है। उनकी जो महिलाएं थी वो भी एक ही जगह पे, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो भी एक ही जगह पे। तो संयुक्त परिवार की प्रथा थी इस काल में, गुप्त काल, संयुक्त परिवार की प्रथा थी वो। ठीक है। और परिवार क्या थे, सुखी थे, परिवार सुखी व समृद्ध थे। ठीक है। तो परिवार के बारे में हमने चार पॉइंट लिखे हैं कि समाज का आधार परिवार था, परिवार का मुखिया कौन होता था, पुरुष, तो इसलिए पितृ प्रधान परिवार था, संयुक्त परिवार थे न कि बिछड़े हुए। ठीक है। अलग अलग नहीं रहने वाले, सभी एक परिवार के सदस्य एक ही घर में मिलजुल के रह रहे थे, और परिवार सुखी व समृद्ध। गुप्त काल में ये थी परिवार की बात। समाज के बारे में हम देख रहे हैं, समाज में सबसे पहले पॉइंट हम परिवार के बारे में देखा। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है वर्ण व्यवस्था। क्या वर्ण व्यवस्था थी इस गुप्त कालीन समाज में, तो आइए शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था, क्या वर्ण व्यवस्था थी, आइए देख। समाज चार वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र में भी विभक्त, यानी कि वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, जन्म के आधार पर विभाजन था भाई। अगर क्षत्रिय का जन्म, किसी का जन्म अगर क्षत्रिय के घर पे हो गया तो वो क्षत्रिय, किसी का, किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण के घर पे होगा तो वो ब्राह्मण, वैश्य के घर पे होगा तो वैश्य, शूद्र के घर पे होगा तो शूद्र। कर्म पे नहीं थी, इस पे थी जन्म के आधार। ठीक है, ब्राह्मण की सृष्टि सर्वोच्च थी उस समय, ब्राह्मण को सर्वोच्च, ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना था, क्षत्रिय का देश की सेवा करना, वैश्य का व्यापार करना, शूद्र की तीनों की सेवा करना, यानी कि ब्राह्मण की भी सेवा करना, क्षत्रिय की भी सेवा करना और वैश्य की सेवा करना। शूद्र का ये कार्य था कि इन तीनों को ही सेवा करना, न क्रम के आधार पर, जन्म के आधार पर भी थी। ठीक है, यानी कि क्रम के आधार पर कुछ नहीं था। चाहे शूद्र का बेटा अगर शिक्षा ले रहा है तो वो विद्वान बन भी जाता है तो वो शूद्र ही कहलाए। ठीक है, जन्म के आधार पे था, न कि क्रम के आधार पे। ठीक है, शूद्र मंत्र रहित यज्ञ कर सकते थे। इस समय शूद्र जो थे यज्ञ कर सकते थे, लेकिन मंत्र रहित, मंत्र नहीं होने थे, मंत्र बोलने नहीं जाते, तो यज्ञ कर सकते थे लेकिन मंत्र रहित। इस समय का वर्ग देखा गया जो लेखन पठान का कार्य करते थे। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो लिखते हैं। एक वर्ग था इसमें, कायस्थ वर्ग। कायस्थ वर्ग देखा गया है जो क्या करते थे वही लेखन पठन का काम करते थे। ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था के बारे में है उसके बारे में पहला पॉइंट। तो चार वर्ण थे भाई, समाज में चार वर्ण थे उस समय। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। गुप्त काल में चार वर्ण थे। ठीक है, फिर ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च माने जाते थे, सर्वोच्च माने जाते थे। ब्राह्मणों का क्या काम था? शिक्षा देना। ठीक है, फिर जो दूसरा जो था वो कौन सा था? क्षत्रिय। ठीक है, इनका जो क्या काम था? इनका काम था देश सेवा, सेवा, सेना में सब। ठीक है, तीसरा जो था वो था वेश्या। इनका क्या काम था? व्यापार करना। चौथा जो था वो था शूद्र, शूद्र वर्ग। इनका क्या काम था? इनका था ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की सेवा करना। ठीक है, अच्छा, अब बात है जो चार जो वर्ण जो थे किसके आधार पे? जन्म के आधार पर विभाजित चारों वर्ण जन्म के आधार पर विभाजित थे।
ठीक है। यानी कि अगर किसी लड़के ने ब्राह्मण के घर पे जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर पे जन्म ले लिया तो क्षत्रिय, वैश्य के घर पे जन्म ले लिया तो वैश्य, और शूद्र के घर पे। ठीक है। कर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार नहीं था। ठीक है। और यह होता था जैसे ब्राह्मण के घर पे जन्म ले लिया तो इनका काम क्या है, पढ़ाना, शिक्षा देना। अगर किसी बच्चे ने शूद्र के घर पे जन्म लिया है और वो शिक्षा लेना चाह रहा है तो इनके काम में शिक्षा लेने का काम नहीं था, शामिल नहीं। इसलिए जन्म के आधार पे था, न कि कर्म के। ठीक है। आगे देखते। तो क्या जो शूद्र जो थे वो ये कर सकते थे? हाँ, गुप्त काल में शूद्र जो थे, शूद्र यज्ञ कर सकते थे, लेकिन कैसा यज्ञ? मंत्र रहित यज्ञ। मंत्र यही रहित यज्ञ, यानी कि मंत्र नहीं होने चाहिए इस यज्ञ में, मंत्र कर सकते, मंत्र रहित यज्ञ कर सकते। ठीक है। इस समय कायस्थ वर्ग था एक, इस समय, इस समय गुप्त काल में, इस समय कायस्थ वर्ग देखा गया, देखा गया था, जो लेखन पाठन का कार्य करता, लेखन पाठन का कार्य करता। ठीक है। तो ये अपवाद, ये पूछ ले कि कायस्थ वर्ग किस काल में देखा गया? गुप्त काल में देखा गया, जिसका क्या काम था? लेखन पाठन का काम करता था। यह थी भाई वर्ण व्यवस्था गुप्त। 4 वर्ण थे। ठीक है। शूद्र ये कर सकते थे मंत्र रहित। ठीक है। जन्म के आधार पे थे चारों के चारों वर्ण, न कि क्रम के आधार पे। और कायस्थ वर्ग देखा गया तो क्या था? एक लेखन पाठन का कार्य करता। ठीक है। तो ये भी क्या था? एक शूद्र वर्ग था। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था। तो गुप्त काल में जाति, गुप्त काल में जाति, जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता। ठीक है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप कुछ जातियों का उदय हुआ, जैसे चांडाल व निषाद। इस समय अस्पृश्यता देखी गई। अनुलोम प्रतिलोम क्या होता है? अनुलोम प्रतिलोम ये था कि जो आर्य जो आए थे उन्होंने ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह की जो पत्तियां बनाई थी कि वो यहाँ के राजाओं की लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे, लेकिन यहाँ के जो राजा जो थे उनकी लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकते थे। उनको अनुलोम और प्रतिलोम बोला जाता। ठीक है। और इस
फलस्वरूप द्वारा कुछ जातियों का उदय हुआ। ठीक है, जैसे चांडाल व निषाद जाति। और जो चांडाल और जो निषाद जो जाति है, चांडाल जो थे वो मांस खाने वाले होते थे। ठीक है, जिनको गांव जो है उससे बाहर रखा जाता था, ये आपको पहले भी बताया जा चुका। और जब ये गांव में आते थे तो क्या होता था, जब ये गांव में आते थे तो कोई डंडा वगैरह फुड़का के आते, जब भी इनको गांव में कुछ चीज लेने आता था या इनको गांव में कुछ काम आता था, तो डंडा लेके आते थे, उसको जो जमीन के ऊपर पीटते थे, जिससे ये पता चले, या खड़ाऊ करके आते थे जो चलते थे, जिससे ये पता चले लोगों की चांडाल आ रहे। और जब भी वो आते थे तो दूर से ही किसी को, कोई भी है उनको स्पर्श नहीं करता था, और न ही उनको किसी चीज को छूने की अनुमति थी। जो चीज लेनी होती दूर से ही देके वो वहीं अपने स्थान पर चले जाते। इससे ये पता चलता है कि ऐश प्रस्तावी देखी गई, ऐश प्रस्तावी थी, छुआछूत नहीं। आइए लिखते हैं, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप फलस्वरूप कुछ जातियों को, जातियों का उदय हुआ। जैसे चांडाल व निषाद। ठीक है, इस समय ऐश प्रस्ताव देखी गई, देखी गई इस गुप्त काल। तो अनुलोम प्रतिलोम यानी कि जो आर्य जो आए थे उन्होंने चलाई थी प्रथा कि वो यहाँ हमारे राजाओं के साथ, उनकी लड़कियों के साथ शादी तो कर सकते थे, लेकिन हमारे राजा उनकी, जो आर्यों की जो औरतें हैं, जो महिलाएं, उनके साथ शादी नहीं कर सकती। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलोम और प्रतिलोम, और चांडाल जो थे वो समाज से एक बाहर रहते थे। ठीक है, जो मांस और मदिरा का सेवन करने वाले, और इनको किसी भी चीज की छूने की अनुमति नहीं दी जाती थी, इसलिए यहाँ पे छुआछूत एज प्रस्ताव दी। ठीक है, तो हमने गुप्तकालीन समाज में परिवार देख लिया, वर्ण व्यवस्था देख ली और जाति व्यवस्था देख ली। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा कैसी थी। आइए शुरू कर। तो अगला है स्त्रियों की दशा गुप्त काल में। स्त्रियों की दशा, महिलाओं की दशा कैसी थी। तो तुलनात्मक रूप से गिरावट आई थी, न इसको, न इसको जो ये बोलते हैं कि गिरावट आई थी जो पहले का समाज था उसमें। ठीक है, गिरावट कैसे आई, पर्दा प्रथा का प्रचलित था भाई। ठीक है,
बाल विवाह प्रचलित था, वेश्यावृत्ति के प्रमाण भी मिले। और कोई बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं थी वैदिक काल की तुलना। ठीक है, तुलना करता है इससे जो पहले वैदिक काल जो था उसकी तुलना में, और जब गुप्त काल की तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप से गिरावट आई है स्त्रियों की दशा में। गिरावट कैसे आई? ये जो पर्दा प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, और बाल विवाह प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति के प्रमाण भी मिले हैं काल में। ठीक है, और कोई अच्छी जो सुरक्षा है वो नहीं थी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, वैदिक काल की तुलना में काल की तुलना में तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ठीक है, क्यों आई है? पॉइंट नंबर एक, पर्दा व्यवस्था, पर्दा प्रथा प्रचलित थी। यानी कि जो स्त्रियां काम करती थी पर्दे के पीछे ही काम करती थी। ठीक है, उनको मुंह उघाड़ने की अनुमति नहीं थी। इसको बोलते हैं पर्दा। ठीक है, पॉइंट नंबर दो, बाल विवाह। बाल विवाह प्रचलित था। ठीक है, पॉइंट नंबर तीन, वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हमें। वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण, तो वैदिक काल की तुलना में। और पॉइंट नंबर चार, कोई अच्छी सुरक्षा भी नहीं थी। अच्छी सुरक्षा ही नहीं थी। तो स्त्रियों की तुलना में, वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में क्या आई है? गिरावट आई है, कमी आई है। पर्दा प्रथा प्रचलित थी, बाल विवाह प्रचलित था, वेश्यावृत्ति के प्रमाण मिले हैं, और कोई अच्छी सुरक्षा भी नहीं थी। ये देखा हमने स्त्रियों की। आगे देखते हैं दासों की सृष्टि कैसी। गुप्त काल में दासों की सृष्टि कैसी थी? गुप्त काल में दासों की सृष्टि। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी भाई। ठीक है, दास होते थे। ठीक है, दासों की सृष्टि में गिरावट थी, फिर भी परवर्ती काल की तुलना में कठोर नहीं थी। ठीक है, वरद संहिता में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है भाई। ठीक है, तो दासों की सृष्टि, जो दास प्रथा प्रचलित थी गुप्त काल में, और सीधी बात है भाई, दासों की सृष्टि में गिरावट थी। ठीक है, फिर भी प्रवर्ती काल की तुलना में कठोर नहीं थी। यानी कि जो पहले के जो काल थे उसकी तुलना में कठोर नहीं थी। और वर्द संहिता में कितने दासों का वर्णन मिलता? 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता। दास गुलाम बोलो एक ही बात। ठीक है, दास प्रथा
प्रचलित थी। ठीक है। दासों की सृष्टि में गिरावट थी, फिर भी परवर्ती काल यानी कि पहले के काल, परवर्ती काल की तुलना में कठोर नहीं थी। ठीक है। व्रत संहिता, यह पॉइंट लिखने का, व्रत संहिता। व्रत संहिता में 15 प्रकार की दासों का, 15 प्रकार के दास होते हैं, दासों का उल्लेख मिलता है। ये पूछ ले कि व्रत संहिता में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो व्रत संहिता में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम, रहन सहन, खान पान और शिक्षा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं, रहन सहन, खान पान और शिक्षा। गुप्त काल में रहन सहन, सहन, खान पान व शिक्षा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सांस्कारिक और गैर सांस्कारिक दोनों विषयों का ज्ञान था। सांस्कारिक यानी कि संसार के अंदर जो गतिविधियां हो रही है वो, और गैर सांस्कारिक यानी कि संस्कार जो है उससे बाहर जो गतिविधियां हो रही है उसके, इस समय लोगों को ज्ञान था। उज्जैनी, मथुरा, पाटलिपुत्र शिक्षा के केंद्र थे, वे शिक्षा के बारे में। और रही बात रहन सहन की, जो चौपड़ खेलना, शिकार करना, मनोरंजन था। सूती व ऊनी वस्त्र पहनना करते थे भाई। और विवाह, विवाह जो था वो एक पवित्र संस्कार माना जाता। ठीक है। तो आइए कुछ लिखते हैं रहन सहन की बात। तो लौकिक यानी कि इस लोक के, और परलौकिक, अलौकिक, या सांस्कारिक और गैर सांस्कारिक, दोनों विषयों का, दोनों विषयों का ज्ञान था इस समय लोगों। ठीक। तो ऐसे भी थे जिनको सांस्कारिक और गैर सांस्कारिक दोनों विषयों का
इस समय लोगों को ज्ञान। ठीक है। अब उज्जैनी, मथुरा और पाटली शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो उज्जैनी, मथुरा और पाटलिपुत्र शिक्षा के क्या थे? महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है। और वस्त्रों की बात करें या मनोरंजन की बात करें तो चौपड़ खेलना, और जो शिकार करना, ये मनोरंजन का साधन था। ठीक है। सांस्कृतिक की बात करें तो संसार का, लौकिक, ऐहिक, जिसका संबंध संसार की विषय यानी कि विषयों एवं वस्तुओं से। ठीक है? सांस्कृतिक, इनके बारे में देखें पॉइंट तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक के बारे में देखें तो संसार का, जिसका संबंध संसार जिसका संबंध जिसका संबंध संसार की इस विषयों व वस्तुओं से हो। और बात जब आए गैर सांस्कृतिक तो सीधी सीधी बात है, जिसका संबंध संसार की विषय वस्तुओं से न। ठीक है। फिर गुप्त काल में जो रहन सहन की बात करें तो गुप्त काल में बात है रहन सहन। तो पहले शिक्षा का जो केंद्र है वो देखते हैं, शिक्षा का केंद्र। शिक्षा के केंद्र की बात करें तो शिक्षा के केंद्र में कौन कौन था? शिक्षा के केंद्र में उज्जैनी यानी कि उज्जैन, मथुरा, पाटलिपुत्र, ये गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है। मनोरंजन का साधन देखें मनोरंजन, तो मनोरंजन का साधन क्या क्या था? चौपड़ खेलना, व शिकार। आज के टाइम तो मनोरंजन के बहुत से साधन है, गेम खेल लिए, मोबाइल आ गए, जरूरत ही नहीं है किसी चीज। पहले क्या होता था कि एक दो दो रुपए इकट्ठे करके बहुत, जैसे संडे की छुट्टी होती तो बहुत से बच्चे इकट्ठे होके एक दो दो पैसा इकट्ठा करके एक गेंद लेके आते और फिर उससे खेलते थे पूरा दिन। 15-20 रुपए की गेंद आती थी। और आज के दिन
15-20 रुपया देने के लिए एक ही बच्चा काफी है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है आ रही। ठीक है, आज के दिन 15-20 रुपये देने के लिए एक ही बंदा काफी है। तो बोल रहा आ जाओ खेलेंगे, लेकिन वो खिलाड़ी 11 प्लेयर इकट्ठे नहीं हो रहे। मनोरंजन के साधन इतने बढ़ गए, गेम इतने दिए चला। ठीक है, तो उस समय शिकार पर जाना, शिकार करना और चौपड़ खेलना क्या था, मनोरंजन का साधन था। और आज तो अलग अलग प्रकार के बहुत से मनोरंजन की। ठीक है, वस्त्रों की बात करें, सूती व ऊनी वस्त्र, सूती व ऊनी वस्त्र पहना करते थे। ठीक है, और जो विवाह जो था, विवाह विवाह एक पवित्र संस्कार था। ठीक है, तो गुप्त काल में रहन सहन, खान पान और शिक्षा के बारे में देखा। ठीक है, तो लोगों को सांस्कारिक व गैर सांस्कारिक, जिसका संबंध संसार की विषय वस्तु से हो उसे सांस्कारिक, उसे लौकिक और अलौकिक, लौकिक या गैर सांस्कारिक जिसका संबंध संसार की विषय वस्तु से नहीं हो, इस दोनों विषयों का क्या था, ज्ञान। ठीक है, और शिक्षा का केंद्र उज्जैन, मथुरा और पाटली। मनोरंजन, चौपड़ खेलना, शिकार करना, सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार था। ठीक है, तो आज जो हमने देखा, रहन सहन, गुप्त काल का रहन सहन, दास की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, और जो समाज के बारे में देखा, आज हमने समाज के बारे में देखा है। गुप्त काल में परिवार कैसा था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो कल जो है हम देखेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी। ठीक है, तो चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन तथ्य इतने इंपॉर्टेंट है, इतने महत्वपूर्ण है कि किसी भी पेपर में अगर आप जाएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं पाए। 100 का 100% नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ जहां तक कोशिश की गई है, तो ज्यादा से ज्यादा इन तथ्यों से संबंधित ये पेपर आपके सामने आए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।